हलाल के आतंकी कनेक्शन के योगी आदित्यनाथ के सबसे बड़े दावे की। आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। अजीब तो सा तमाशा है कि साबुन हलाल, सब्जी पे टैग लगा हुआ है हलाल का, ये तमाम चीजें फर्जी हैं। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। हलाल सर्टिफिकेट से होने वाली कमाई आतंकवाद में खर्च हो रही है। मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक खोटी कौड़ी भी नहीं। ये गोरख धंधा, अंतर्राष्ट्रीय गोरख धंधा, इस पर कंट्रोल होना ही चाहिए। देखिए, जब आप खरीदारी करते हैं ना, तो सामान खरीदते वक्त ये जरूर देखें कि कहीं उस सामान पर हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए होने वाली कमाई भारत के खिलाफ आतंकवाद में टेरर फंडिंग के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। लव जिहाद, टेरर फंडिंग और धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल हो रही है। हलाल सर्टिफिकेशन वाली कमाई का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को फंडिंग करने में। हलाल के आतंकी कनेक्शन का यह दावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है, जिसको लेकर आज जबरदस्त चर्चा है। हलाल का आतंकी कनेक्शन बवाल मचा हुआ है। विपक्ष कह रहा है साहब कि योगी आदित्यनाथ अब दरअसल इस्लाम के खिलाफ फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, और कई मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि हलाल को आतंकवाद से जोड़ना मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश है। हलाल का आतंकी कनेक्शन, ये वाला जो बयान दिया योगी आदित्यनाथ ने, ये चल भी रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो उनका पूरा बयान है, कोट अनकोट हम वो सुना रहे हैं। ये दिया कहां वो भी जरूरी, गोरखपुर में आरएसएस के दीपोत्सव कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, और हलाल सर्टिफिकेशन का सीधा टेररिज्म से कनेक्शन बता दिया। फंडिंग हो रही है, हलाल सर्टिफिकेशन की कमाई का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने में हो रहा है। योगी ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, बहुत बड़ी साजिश चल रही है, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। उन्होंने कहा कि हलाल के नाम पर आतंकवाद के लिए पैसे जुटाए जाते हैं, इसका इस्तेमाल कहां हो रहा है? धर्मांतरण, लव जिहाद और टेरर फंडिंग के लिए होता है हलाल का आतंकी कनेक्शन। बयान जो योगी आदित्यनाथ का, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि साहब, लव जिहाद, टेरर फंडिंग और धर्मांतरण के लिए फंड विदेशों से नहीं आ रहा है। ये भी एक नया दावा है कि फंडिंग जो विदेशों से नहीं हो रही है, बल्कि ये पैसा हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए जुटाया जाता है। वो कह रहे हैं यूपी में तो बैन कर दिया मैंने, पूरी तरह से हलाल सर्टिफिकेशन बैन यूपी में। उन्होंने कहा भी है, यूपी में अगर एक भी हलाल सर्टिफिकेट वाला उत्पाद बिकते पाया गया ना, सख्त कार्रवाई होगी। हलाल सर्टिफिकेशन की बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने यह भी बता दिया साहब कि देश में हलाल सर्टिफिकेशन से लगभग, वैसे आंकड़ा सुनकर दिमाग घूम जाएगा आप लोगों का, 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। वैसे कोई मान्यता प्राप्त सरकार द्वारा ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद 25,000 करोड़, मैं बार बार कह रहा हूं, ये स्थिति, सिचुएशन तब है जब देश और राज्य सरकार की किसी एजेंसी ने इन संस्थाओं को मान्यता नहीं दी है। यह हलाल सर्टिफाइड करने की कोई मान्यता सरकार द्वारा नहीं दी गई है। योगी आदित्यनाथ ने भी बताया कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर हो रहे गोरख धंधे का पता चलते ही उन्होंने क्या किया, नवंबर 2023 को यूपी में हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट पर कंप्लीट बैन, ब्लैंकेट बैन लगा दिया। कह रहे हैं पिछले 2 साल से यूपी में कोई भी संस्था या कंपनी हलाल सर्टिफिकेट लगाकर प्रोडक्ट नहीं बेच पा रही है। यूपी में नहीं होगा, अब ना हो पा रहा है। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर फर्जीवाड़ा कैसे किया जा रहा है, इसको ना योगी आदित्यनाथ ने एक उदाहरण देकर समझाया, माचिस की मिसाल देते हुए समझाया। उन्होंने कहा कि
माचिस भले ही, मतलब वो हलाल कैसे हो सकती है? माचिस हलाल कैसे हो सकती है? माचिस तो झटका वाली है। अगर माचिस की तीली को हलाल की तरह रगड़ा जाए तो कभी जलेगी नहीं, वो तो झटका वाली है। सुनिए। खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है, मुझे लगता है कि आज यूपी के, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दिया सिलाई का भी हलाल। मैं भौचक था, एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं नहीं नहीं, एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। अच्छा, लेकिन चलिए, ये उदाहरण जो भी दिया योगी आदित्यनाथ ने, उससे इतर ये बहस बहुत बड़ी है जो योगी आदित्यनाथ का बयान कि हलाल सर्टिफिकेशन का पैसा टेरर फंडिंग में इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपको कुछ बैकग्राउंड देता हूं। योगी आदित्यनाथ ने इतना बड़ा दावा किया है। दरअसल 2 साल पहले यूपी में हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट पर बैन लगने के बाद भी कई जगह पर यह सब हो रहा था। कई जगह हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट बेचे जा रहे थे। पिछले साल, ध्यान से सुनिएगा, यूपी एसटीएफ ने हलाल सर्टिफिकेट जारी कर कई कंपनियों से अवैध वसूली करने वाली संस्था हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था। बैन के बावजूद यह सब चल रहा था। जांच में क्या पता चला था वो सुनिए। हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के कर्मचारी कंपनियों को हलाल सर्टिफिकेट देने के एवज में 10,000 रुपए वसूलते थे। ठीक, फिर नवंबर 2023 को लखनऊ के हजरतगंज थाने में हलाल सर्टिफिकेट देने वाली 4 कंपनीज के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। नामजद क्या क्या था? नंबर 1, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, संस्थाओं के खिलाफ जो एफआईआर हुई थी उनके नाम है। नंबर 2, जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली। नंबर 3, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई। नंबर 4, जमीयत उलेमा मुंबई। अब सुनिए आगे जो बता रहा हूं, टेरर कनेक्शन, टेरर फंडिंग वाला जो एंगल आया कहां से योगी आदित्यनाथ द्वारा। एफआईआर के मुताबिक इन चारों संस्थाओं पर शक जाहिर किया गया कि हलाल सर्टिफिकेट देने के कारोबार से होने वाली कमाई का पैसा ये संस्थाएं देश विरोधी तत्वों तक पहुंचा रही हैं। ऐसा करके एक समुदाय विशेष के खिलाफ आपराधिक साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। एफआईआर में आशंका जताई गई कि इस राष्ट्र विरोधी साजिश में देश को कमजोर करने वाले अन्य तमाम लोग भी शामिल हैं। इन पर आतंकी संगठनों को फंडिंग करने की आशंका भी जाहिर की गई। आरोप लगे कैसे? यानी हलाल सर्टिफिकेशन से ज्यादा, सबसे ज्यादा फायदा ये आप जानते हैं जमीयत को हो रहा है। हलाल सर्टिफिकेशन, जमीयत कौन? आतंकवाद के आरोपियों का केस जमीयत लड़ती है, ये तो कोई ऐसा छुपा हुआ फैक्ट है नहीं। उनके बचाव में बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी की जाती है। उनकी फीस कहां से आती है? मतलब एक एक पेशी के लिए लाखों रुपए की फीस ली जाती है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे ना एक हुआ था अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट 2008, उसमें जर्मन बेकरी ब्लास्ट 2010, कोची मुंबई राजस्थान में आईएसआईएस की साजिश के केस, साहब 26 गैर आतंकी हमला केस, जामा मस्जिद ब्लास्ट केस। आतंकवाद से जुड़े कई मामलों में जमीयत आरोपियों का केस लड़ रही है। तो फंडिंग का इस्तेमाल क्या यहां हो रहा है, यह भी सवाल उठे। पिछले साल जमीयत के खिलाफ गृह मंत्रालय को एक याचिका दी गई थी जिसमें मांग की गई थी कि जमीयत के आतंकी संगठनों से संबंधों की जांच हो। है या नहीं है पता नहीं, लेकिन कम से कम जांच हो, क्योंकि जमीयत 2022 तक, मार्च 2022 तक देश में आतंकी हमलों में, आंकड़ा सुनिए, 700 से ज्यादा आरोपियों को, आतंकवाद के आरोपियों को लीगल एड दे रहा है। 700, 192 आतंकवाद के आरोपियों को बरी करवाने में सक्रिय भूमिका निभाई गई, ये दावा किया गया था।
700। अब आप इसको समझिए, जमीयत को हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए कमाई, उसी को लेकर आरोप लगते हैं कि इस कमाई का इस्तेमाल, इस पैसे का इस्तेमाल क्या आतंकवाद के आरोपियों को बचाने के लिए भी होता है? एफआईआर वाला जिक्र मैंने आपको बताया। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है, साहब की हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर एक फूटी कौड़ी मत दो, एक फूटी कौड़ी मत दो। सुनिए। और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की, 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। इस सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है, लेकिन यह भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जितना पैसा जाएगा ये सभी के सभी पैसा आपके खिलाफ षड्यंत्र में वह जाने वाला है और यही होता है। और यह बड़ा षड्यंत्र किस स्तर पर हो रहा है? छांगुर एक नमूना के रूप में जलालुद्दीन को हम लोगों ने बलरामपुर में गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेजा है। ऐसे जलालुद्दीन, ऐसे छांगुर आपके अगल बगल के भी क्षेत्र में कहीं ना कहीं बैठे होंगे, छुपे होंगे। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने एक जल्लाद जलालुद्दीन का भी जिक्र किया, आपने सुना, राजनीतिक इस्लाम का भी जिक्र किया, कट्टरपंथी छांगुर बाबा का भी जिक्र किया। योगी ने कहा कि राजनीतिक इस्लाम, एक शब्द, टर्म कॉइन की आज योगी आदित्यनाथ ने, उस शब्द का नाम है पॉलिटिकल इस्लाम। राजनीतिक इस्लाम ने सनातन संस्था पर सबसे ज्यादा कुठाराघात किया। राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके भारत माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ काम कर रहा है। दोबारा से सुनिए इस परिभाषा को योगी आदित्यनाथ की। राजनीतिक इस्लाम वो है जो जल्लाद जलालुद्दीन छांगुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके भारत माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ काम कर रहा है। पॉलिटिकल इस्लाम मतलब हलाल का जिक्र करते हुए अब जिस छांगुर का जिक्र किया योगी आदित्यनाथ ने, वो कुछ दिनों पहले आपको याद होगा ये बलरामपुर से पकड़ा गया था। इस पर था आरोप कि जातियों के हिसाब से धर्मांतरण के पैसे देता था और इसने, इस जल्लाद ने बेटियों का रेट कार्ड, बेटियों के रेट तय कर रखे थे कि एक बेटी को मुसलमान बनाने के लिए 15 लाख देता था, दलित बच्ची होगी, दलित बच्ची को मुसलमान बनाएंगे तो 5 से 10 लाख रुपए देता था। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि छांगुर हिंदू बेटियों के धर्मांतरण के लिए जो पैसा खर्च करता था, योगी आदित्यनाथ का दावा है वो जो पेमेंट हो रही थी 10 लाख 15 लाख, वो भी कोई विदेश से नहीं, वो हलाल सर्टिफिकेट के जरिए होने वाली कमाई से आने वाला पैसा है। हलाल के खिलाफ योगी आदित्यनाथ के बयान पर समाजवादी पार्टी चिढ़ गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, भड़क गए हैं वो। सुनिए क्या कुछ कहा जियाउर रहमान बर्क और दूसरे इस खबर को लेकर रिएक्शंस। आरोप लगाना बहुत आसान काम होता है और किसी आरोप को लगाने पर कोई एविडेंस उनके पास में है, मुख्यमंत्री जी के पास में, जो इस प्रकार का आरोप लगाया है कि इससे एक आतंकवाद पे पैसा इस्तेमाल होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की यह है कि वो कह रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेट से होने वाली कमाई आतंकवाद में खर्च हो रही है। मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अगर वाकई इस तरह की बातें हैं तो फिर उसकी जांच पड़ताल होना चाहिए। हुकूमत के जिम्मेदारान को चाहिए कि उसकी जांच करें। ये गोरख धंधा, अंतर्राष्ट्रीय गोरख धंधा, इस पर कंट्रोल होना ही चाहिए। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर जो हराम फर्जिफिकेशन का धंधा है, वो यहाँ पर दुकानें चल रही हैं कि साहब हम जो है वो हलाल सर्टिफिकेशन की दुकान चलाते हैं। ये इंटरनेशनल दुकानें पर चलने लगी हैं यहाँ से, उस पर कंट्रोल ज़रूरी है। वैसे आपको जानना चाहिए अखिलेश यादव वाला बयान जो था ना, उस पर भी आज योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। दिवाली पर दिए जलाने को फिजूल खर्ची बताने पर जमकर प्रहार किया। कल अखिलेश यादव ने दीपावली पर दिए और मोमबत्ती जलाने पर देश को क्रिसमस से सीखने की नसीहत दी थी, याद है? दीपोत्सव की परंपरा पर सवाल उठाए थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा साहब गद्दी तो विरासत में मिल सकती है, बुद्धि नहीं। ठीक सुना आपने, गद्दी मिल सकती है विरासत में, बुद्धि विरासत में नहीं मिलती। कुछ लोगों का बचपना जीवन भर नहीं जाता है। अखिलेश यादव पर जबरदस्त प्रहार किया।
योगी ने अखिलेश यादव के उस बयान पर भी प्रहार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सैफई में दुर्योधन की मूर्ति लगाएंगे। योगी ने कहा जब हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया तो अखिलेश यादव ने कहा था कि वो दुर्योधन की मूर्ति लगाएंगे। वो रामद्रोही नहीं, कृष्ण द्रोही भी हैं और सनातन त्योहारों के विरोधी हैं। सुनिए। अखिलेश यादव ने कभी इनकी पीड़ा को समझा होता ना तो इतना भचकाना बयान नहीं देते। और इसीलिए कहते हैं, इसी के लिए कहा गया है ना कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है, उसके लिए प्रयास करना होता है। यानी वे रामद्रोही ही नहीं है, कृष्ण द्रोही भी हैं और सनातन पर्व और त्योहारों के द्रोही भी हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अखिलेश यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। उधर क्रिकेट में भी हिंदू मुसलमान के आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर। शमा मोहम्मद, ओवैसी, वो क्या आरोप लगा रहे हैं, अब बात इसकी। कांग्रेस क्रिकेट में सियासत और कम्युनलिज्म दोनों लाने की कोशिश कर रही है। ये है कांग्रेस की मानसिकता। हम बोलते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये तो टीम को भी टुकड़े टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। ये बड़ी अटपटी बात है और ऐसी होनी नहीं चाहिए। अगर इसको आप एक कहते हैं ना कि मोहरा बनाया जा रहा है एक पॉलिटिकल गेम में, तो वो तो सबसे बड़ी बात है। तो मुझे लगता है ये जो हमारी पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, इनको सोचना चाहिए। जो मुस्लिम का बैकवर्डनेस है वो कांग्रेस और रीजनल पार्टी से रिस्पॉन्सिबल है। कल तक इन्होंने उसको वोट बैंक रखा, आज उसको वोट बैंक रखने के लिए डराते धमकाते। देखिए, खबर बताने से पहले एक सीधा सवाल, थोड़ा कड़वा सवाल है, बुरा लगेगा। शमा मोहम्मद कांग्रेस पार्टी में क्यों है? क्या अपने धर्म की वजह से, क्या अपने सरनेम की वजह से? यह सवाल बहुत बुरा लग सकता है शमा मोहम्मद को। इनका पोस्ट पढ़िए, शायद आपको बुरा ना लगे मेरा यह सवाल पूछना। शमा मोहम्मद कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता या कांग्रेस पार्टी में क्यों है? क्या अपने सरनेम की वजह से? भाई, कांग्रेस पार्टी का मुझे नहीं पता, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन मजहब के आधार पर नहीं होता मैडम। इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन जो है वो मेरिट, मजहब नहीं, मेरिट के आधार पर होता है। ये शमा मोहम्मद का पोस्ट। इस सरफराज खान नॉट सिलेक्टेड बिकॉज ऑफ हिज सरनेम। अब आपको बुरा नहीं लगेगा मेरा सवाल। शमा मोहम्मद पूछ रही हैं सरफराज खान को उनके धर्म की वजह से इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं चुना गया। मैं कह रहा हूं साहब, सीधी बात, नो बकवास। इससे ज्यादा वाहियात, बकवास, ओछी टिप्पणी नहीं की जा सकती। सीधा, बिना लाग लपेट के, इससे ज्यादा वाहियात बयान, ओछा, बकवास बयान नहीं सुना गया होगा कि धर्म की वजह से खिलाड़ी को इंडियन क्रिकेट टीम में, किसी टीम में नहीं चुना गया। धर्म की वजह से, ये कौन पूछ रहा है? शमा मोहम्मद। वैसे हो सकता है आप इनको ना जानते हो, तो ये कभी कभी लोगों की नजरों में आने के लिए भी इस तरह के बयान देती हैं। लेकिन दुख इस चीज का होता है कि फिर डिनायल नहीं आता कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। तो फिर लगता है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल जी बुलवा रहे हैं इनसे, या कांग्रेस पार्टी की ये लाइन है। कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद की सिलेक्शन पर सांप्रदायिक टिप्पणी देश के लिए घातक और खतरनाक है। साहब, मैं कह रहा हूं हर किसी को ना खुलकर विरोध करना चाहिए इनके बयान का। मोहम्मद शमी से लेकर खलील अहमद तक, या सिराज से लेकर सरफराज तक, हर कोई, मैं कहता हूं, भारत के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। सबको टीम इंडिया में खेलने का पूरा हक है। लेकिन यह टिप्पणी सिलेक्शन पर मजहब की राजनीति करना, यह बहुत ही खतरनाक कोशिश है। बीजेपी कह रही है देश तोड़ा पहले कांग्रेस पार्टी ने, पहले देश का बंटवारा किया, पेट नहीं भरा, इसलिए अब इंडियन क्रिकेट टीम में भी बंटवारा करना चाह रही है कांग्रेस पार्टी। एक जानकारी और, वैसे आप जानते हैं आज महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां की जयंती है। वो अशफाक उल्लाह खां जिन्होंने फांसी चढ़ने से पहले क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मेरा मजहब हिंदुस्तान है, यही कहा था। जिन्होंने मजहब से पहले भारत मां को रखा और माटी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन अशफाक उल्लाह खान की आत्मा शायद आज ये देखकर कष्ट में होगी
कि आज इस तरह के नेता हैं, ओवैसी, शमा मोहम्मद, ऐसे नेता हैं कि एक बार फिर मजहब के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की जा रही है खेल के जरिए। शमा मोहम्मद, मैं एक सवाल पूछता हूं आप लोगों से साहब, किसी भी टीम में सिलेक्शन के लिए क्या जरूरी है, मजहब या मेरिट? क्या किसी भी टीम में सिलेक्शन अब इस आधार पर होगा कि इसमें कोई मुसलमान है या नहीं है? आज ये सवाल बार बार क्यों? क्योंकि घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद महाराष्ट्र के शानदार खिलाड़ी सरफराज खान को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया ए में, मतलब ए टीम में शामिल नहीं किया गया। सरफराज खान, इसी के बाद सवाल उठाए जाने लगे कि सरफराज खान का सिलेक्शन क्या इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनके सरनेम की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए नहीं हुआ। अक्सर इस तरह के सवाल पाकिस्तान से उठते हैं जब यहां के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जाती है, लेकिन यहां से भी अब इस तरह, मतलब उनका कहना है, शमा मोहम्मद जो सवाल पूछ रही हैं या ओवैसी साहब, सरफराज खान साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच ना खेल पाए, लेकिन बिहार चुनाव के वक्त साहब उनके बहाने ना ये हिंदू मुस्लिम वाला मैच पार्टियां खेल रही हैं। ये मैच चल रहा है और धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए सरफराज का सिलेक्शन हो चुका है। सुनिए, सरफराज खान का टीम ए में सिलेक्शन ना होने पर कांग्रेस के प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने सोशल मीडिया के जरिए पूछा कि क्या सरफराज खान को ये वो पोस्ट उनके सरनेम की वजह से नहीं चुना गया। आगे उन्होंने लिखा है कि हम जानते हैं इस मामले में गौतम गंभीर कहां स्टैंड करते हैं। गौतम गंभीर, शमा मोहम्मद के बयान को इसलिए राहुल गांधी और कांग्रेस का बयान कहा जा सकता है क्योंकि देखिए एक चीज समझिए, ये ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है तो पार्टी की लाइन यही बताती है, मतलब पार्टी की लाइन एक तरीके से बता रही है ना, तो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन मतलब पार्टी का बयान, प्रवक्ता का बयान मतलब पार्टी का बयान। सरफराज के सिलेक्शन का मुस्लिम कनेक्शन ढूंढने वाली शमा मोहम्मद, वैसे ये वही कांग्रेसी है जिन्होंने रोहित शर्मा की भी बॉडी शेमिंग की थी, याद है, उन पर आरोप लगे थे, इन्होंने बॉडी शेमिंग की थी, मोटा बताने के साथ औसत खिलाड़ी बताया था रोहित शर्मा, तब इन पर लगा था इन्होंने रोहित शर्मा की बॉडी शेमिंग की है। मतलब कांग्रेस के निशाने पर आप देखिए, आप एक और चीज है, एक तो गौतम गंभीर भी आ गए हैं, कोच गौतम गंभीर, वो बीजेपी के सांसद रह चुके हैं, क्योंकि शमा ने अपने पोस्ट में सीधे सीधे सरफराज के सिलेक्शन ना होने को गौतम गंभीर से जोड़ दिया। पोस्ट में लिखा, हम जानते हैं इस मामले में गौतम गंभीर कहां स्टैंड करते हैं, सरफराज खान का ना चुना जाना टीम ए में क्या उनके सरनेम की वजह से ऐसा हुआ, गौतम गंभीर का क्या कनेक्शन। कांग्रेस पार्टी ये सब कर रही है। सिर्फ कांग्रेस नहीं, असद ओवैसी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पूछा, ये देखिए आप, कोई पीछे कैसे रह जाएगा इस तरह की नफरती जहरीली सांप्रदायिक राजनीति करने से। सरफराज खान को इंडिया ए के लिए भी क्यों नहीं चुना गया। देखिए, कांग्रेस एआईएमआईएम को सरफराज खान के बहाने ये मजहबी मैच खेलने का मौका मिल गया, इसलिए मिला क्योंकि बेंगलुरु में साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ होने वाले मैच के लिए जो टीम चुनी गई है ना, उसमें सरफराज खान का नाम नहीं है। जो टीम चुनी गई है उसमें सरफराज खान का नाम नहीं है, पढ़ लीजिए। लेकिन उसके आगे राजनीतिक पार्टियों का मजहबी एजेंडा क्यों पंचर हो जाता है, जो पूछा जा रहा है कि क्या सरनेम खान होने की वजह से, माय नेम इज खान, सरफराज खान है इसलिए टीम में नहीं लिया गया। साहब, इस सीरीज में इंडिया ए की ओर से ऋषभ पंत की कप्तानी में खलील अहमद खेलेंगे, मोहम्मद सिराज भी खेलने वाले हैं। मतलब सरफराज को उनके धर्म की वजह से टीम में नहीं लिया गया, तो फिर खलील अहमद, सिराज टीम में क्या कर रहे हैं? उनका सिलेक्शन उनके मजहब की वजह से हुआ या मेरिट की वजह से? इसके अलावा सुनिए, कांग्रेस का सरफराज खान के बहाने मुस्लिम कार्ड इसलिए भी बेहद बेतुका और बकवास है क्योंकि बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को ना जुलाई 2025 को टीम इंडिया का हेड कोच नियुक्त किया था। उसके बाद शमी, सिराज, सरफराज, वैसे तो सफाई देने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, कोई खिलाड़ी का सरनेम थोड़ी ना दे, वो सारे भारतीय खिलाड़ी हैं साहब, वो भारत माता की खेल रहे, तिरंगे के लिए खेल रहे हैं, चाहे शमी हो, चाहे सिराज हो, चाहे सरफराज खान, कई बार देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अक्टूबर 2025 में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में मोहम्मद सिराज सेलेक्ट हुए थे। शमा मोहम्मद जी, आपकी जानकारी के लिए ओवैसी साहब, सिराज जून 2025 में इंग्लैंड टूर के लिए सिराज का सिलेक्शन हुआ था। जनवरी 2025 में शमी सेलेक्ट हुए थे। बांग्लादेश 2024 बांग्लादेश टूर के लिए मोहम्मद सिराज और सरफराज खान। 2024 में न्यूजीलैंड टूर के लिए टीम इंडिया के लिए सरफराज खान, मोहम्मद सिराज खेलने गए थे।
देखिए, कांग्रेस शायद भूली नहीं, जानबूझकर करती है कांग्रेस पार्टी कि किसी भी टीम के सिलेक्शन में प्लेयर की परफॉर्मेंस देखी जाती है, स्किल, टेक्निक, मेरिट, फिटनेस स्टैंडर्ड्स देखे जाते हैं, टीम बैलेंस देखा जाता है, उस आधार पर टीम का सिलेक्शन होता है। कोई मजहब नहीं देखता है कि ये धर्म का है। मैं कह रहा हूं साहब, अगर सिलेक्शन का आधार मजहबी होता, अगर मजहबी करना होता तो सेलेक्टर्स की जगह मौलानाओं को बिठा देना चाहिए। फिर अगर शमा मोहम्मद की बात सही है, जो वो पूछ रही हैं कि सरनेम की वजह से क्या उनको नहीं लिया गया, तो फिर सेलेक्टर्स की जगह मौलानाओं को बिठा दो। फिर मैं कह रहा हूं यही सोच रही ना, तो फिर ये लोग आगे चल के टीम इंडिया में भी ना, ये लोग कहेंगे मुस्लिम रिजर्वेशन होना चाहिए। अगर मांग कर दी तो उसमें भी मत हैरान होइएगा। बीजेपी ने कहा यही कांग्रेस की सोच है, जिसकी वजह से पहले देश का बंटवारा हुआ, अब बंटवारा पार्ट 2 की कोशिश हो रही है। क्रिकेट एक रिलीजन की तरह है, पर क्रिकेट में भी रिलीजन को घुसाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस क्रिकेट में सियासत और कम्युनलिज्म दोनों लाने की कोशिश कर रही है। भारत का बंटवारा मजहब के आधार पर करके इनका पेट नहीं भरा, तो अब क्रिकेट टीम का बंटवारा, हमारे प्लेयर्स इन ब्लू का बंटवारा भी मजहबी आधार पर करना चाहते हैं। जो मुस्लिम का बैकवर्डनेस है वो कांग्रेस और रीजनल पार्टी से रिस्पॉन्सिबल है। कल तक इन्होंने उसको वोट बैंक रखा, आज उसको वोट बैंक रखने के लिए डराते धमकाते, और इनके हर सोच में, हर नजर में हिंदू मुस्लिम है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब आगे बात करेंगे शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़ने का मामला थम ही नहीं रहा है। जस्टिफिकेशन आ चुकी है इस पूरे मसले को लेकर। बात अब इसकी, मंदिर हो या मस्जिद हो या फुटपाथ हो या ट्रेन हो या प्लेन हो, कहीं भी जब नमाज टाइम होता उस वक्त उसे नमाज पढ़ने का पूरा अधिकार है, कहीं पढ़ सकता है। मस्जिद में क्या क्या रखा रहता है? फिर जहाँ प्रार्थना करने के लिए जगह दी है उसे वहाँ करना चाहिए। हजी अली के बाद अगर जोरदार हनुमान चालीसा बोली जाएगी या हमारी महाआरती की जाएगी तो फिर कोई आवाज नहीं निकलनी चाहिए। शुद्धिकरण इनके दिमाग का करिए जिसमें ये नफरत का कीड़ा घुसा हुआ है। शुद्धिकरण इनके दिल का करिए, जहाँ पे मुसलमानों के प्रति सिर्फ नफरत भरी हुई है उसका शुद्धिकरण करना जरूरी है। हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और खुद की रोटी सेको, और ये जो है ये षड्यंत्र है। मैं तो बोलती वो जो नमाज पढ़ रहे थे वो इन्होंने क्यों नहीं बिठाए? इन्होंने ही बिठाए रहेंगे वो। अब ये अति दलित हो गए, लेकिन मुसलमानों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी का बी टीम बन करके मदद कर रहे हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ में, मुसलमान का कम्युनिटी के स्वार्थ में नहीं है। साहब, पुणे के शनिवारवाड़ा में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद ही नहीं थम रहा है। अगर ये खबर आप तक नहीं पहुंची, मैं आपको बता देता हूं, ये वो तस्वीरें शनिवारवाड़ा, यहां पर कुछ मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो नमाज पढ़ रही थी, इसको लेकर बवाल हुआ, FIR हुई कि ये परमिशन नहीं है, ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, आप नहीं पढ़ सकते। लेकिन बवाल थम ही नहीं रहा है। हमने आपको बताया था साहब कि मराठाओं की शान माने जाने वाले शनिवारवाड़ा में नमाज पढ़ने वाली कुछ मुस्लिम महिलाओं का ये वीडियो वायरल हुआ था, केस दर्ज हुआ था, पहचान में जुटी है पुलिस। लेकिन इस मामले को लेकर पॉलिटिक्स क्या हो रही है वो मैं आपको बता देता हूं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अखिलेश यादव की पार्टी के नेता, टीम अखिलेश, अबू आसिम आजमी, उन्होंने इस पूरे विवाद पर पहले यह कहकर लोगों को भड़काने की कोशिश की कि जिन मुसलमानों ने देश के लिए कुर्बानी दी उनके साथ देश में जुल्म हो रहा है। जिस दिन सत्ता बदलेगी इसका बदला लिया जाएगा। अबू आसिम आजमी। चलिए आगे उन्होंने जो कहा कि नमाज का ना एक तय वक्त होता है, चाहे फोर्ट हो, मंदिर हो या मस्जिद, चाहे फोर्ट मतलब चाहे किला हो, मंदिर हो या मस्जिद हो, फुटपाथ हो, ट्रेन हो या प्लेन हो, नमाज का वक्त होता है। जब नमाज का वक्त होता है तो उन्हें नमाज पढ़ने का अधिकार है, चाहे कोई भी जगह हो। ठीक है ये बात ऑल इंडिया MIM से वारिस पठान और टीम ओवैसी उन्होंने भी कही, कहा 2 मिनट और अगर नमाज पढ़ ली तो क्या गुनाह कर लिया, 2 मिनट अगर नमाज पढ़ ली तो क्या गुनाह कर दिया। ASI प्रोटेक्टेड किले में नमाज पढ़ ली तो क्या हो गया, क्यों इतना बवाल काट रहे हैं।
कई कथित सेकुलर पार्टियों का भी कहना है साहब किले में नमाज पढ़ ली तो क्या हो गया, कौन सा पहाड़ टूट गया। वैसे जिन लोगों को आज एएसआई प्रोटेक्टेड किले में नमाज पढ़ने में कुछ भी गलत नजर नहीं आ रहा ना, यह तस्वीर आपको याद है? याद करिए, ताजमहल में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ था, बवाल हो गया था देश में, यही लोग तिल मिला गए थे। आज कह रहे हैं क्या प्रॉब्लम है साहब, पढ़ ली नमाज, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ था ताजमहल में, ये लोग तिल मिला गए थे। तब कहा गया था कि ये कैसे हो सकता है, ताजमहल में हनुमान चालीसा। आप जानते हैं बीएचपी के लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। अब सवाल है ना साहब, अगर ताजमहल में हनुमान चालीसा गलत, तो शनिवार वाड़ा किले में एएसआई प्रोटेक्टेड में नमाज सही कैसे? तब इन लोगों को ना कट्टरपंथी बताया था कि ये सारे कट्टरपंथियां देखो ताजमहल में हनुमान चालीसा पढ़ दी, तब कट्टरपंथी न जाने क्या क्या। आज जो हो रहा फिर कौन है, वो लोग कौन है? मतलब जिन लोगों को हनुमान चालीसा ताजमहल में गलत लग रही थी, उन्हें ये गलत क्यों नहीं लग रहा, ये सही कैसे? देखिए दो पैरामीटर्स नहीं हो सकते ना साहब, वो भी तब जब देश में कई बार देश की अलग अलग अदालतों में कई केसेस आ चुके हैं जिनमें कोर्ट ने पब्लिक प्लेस में, ये तो फिर भी एएसआई है, एएसआई प्रोटेक्टेड है, चाहे ताजमहल चाहे ये एएसआई प्रोटेक्टेड, मगर कोर्ट ने पब्लिक प्लेस पर नमाज या किसी भी तरह की पूजा पद्धति को गैर कानूनी बताया बिना परमिशन। बयान सुनिए। जो तुम्हारा हक मिलेगा तुमको, तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, कानून बनाया गया कि आप अपने पैसे से मस्जिद बना सकते हो, मंदिर बना सकते हो, पूजा कर सकते हो। उस मुल्क के अंदर वो लोग जो अंग्रेजों की दलाली करते थे, तलवे चाटते थे, वो बड़े अफसोस के साथ आज वो सत्ता में बैठे हुए हैं और मुसलमानों के साथ ये जुल्म करेंगे। इंतजार करो, इसका बदला मिलेगा। या मंदिर हो या मस्जिद हो या फुटपाथ हो या ट्रेन हो या प्लेन हो, कहीं भी जब नमाज टाइम होता उस वक्त उसे नमाज पढ़ने का पूरा अधिकार है, कहीं भी पढ़ सकता है, कहीं भी पढ़ सकता है। हनुमान चालीसा भी कहीं भी हो सकती है। फिर अबू आसिम आजमी, वारिस पठान कह रहे हैं कहीं भी हो सकता है, नमाज का वक्त होता है, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे किला हो, कहीं भी पढ़ ली, क्या प्रॉब्लम है? तो फिर हनुमान चालीसा, फिर भगवती का पाठ किसी ने लिखा आज, फिर ताजमहल में हो जाए मां भगवती का पाठ, नहीं होना चाहिए ना भाई। ध्यान देने वाली बात क्या है साहब, समझिए। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक के तहत देश के सभी नागरिकों को अपने धर्म के पालन का पूरा अधिकार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था और स्थान की मर्यादा से बनता है साहब। किसी पार्क, सड़क, धरोहर स्थल या विवादित भूमि पर बिना परमिशन नमाज पढ़ना, नमाज छोड़ दीजिए, कह कोई भी आयोजन करना, कोई भी धार्मिक आयोजन अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अतिक्रमण मैं आपको बताता हूं, 17 जुलाई 2018 को ना मद्रास हाई कोर्ट ने पब्लिक प्लेस में नमाज पढ़ने को लेकर एक अहम फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया कि सार्वजनिक स्थलों का इस्तेमाल धार्मिक प्रार्थनाओं के लिए नहीं किया जा सकता, वो चाहे किसी भी धर्म से जुड़ा आयोजन क्यों ना हो। इसीलिए आज सवाल है कि ताजमहल में हनुमान चालीसा पढ़ी गई, अगर वो गलत, तो फिर शनिवार वाड़ा में नमाज सही कैसे हो जाती है? यही दोहरा मापदंड है जिसको आपके सामने रखने की जरूरत थी। लेकिन गठबंधन में कौन सा मापदंड चल रहा है कि बिहार के बाद अब महाराष्ट्र में भी टुकड़े टुकड़े गठबंधन। अब बात इसकी, हमका बोला कि 2 करोड़ 70 लाख दो। कोई विवाद नहीं है, कल बात करेंगे, कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। राहुल जी जिन्होंने इतनी मेहनत की, सब एसआईआर को लेकर लोगों को भ्रमित करने का कार्य किया, सब किया, वेयर इज ही, है कहाँ वो? कंप्लीटली वैनिश्ड। 243 सीटें हैं बिहार में। अब 243 सीटों में 5-10 सीटों में तो लोकल इश्यू भी होते हैं, कैंडिडेट के परसेप्शन भी होता है और फ्रेंडली फाइट हो सकती है, भाई कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है महागठबंधन के सहयोगियों को पूरा संकेत है कि आने वाले समय में कांग्रेस की कारगुजारियां क्या हो सकती है। हमें राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की जरूरत है। इस प्रदेश का की जनता को राहुल गांधी जी के संघर्षों में अपने विश्वास को रखते हैं।
कोई भी गठबंधन जो है वो विरासत की धमक से नहीं चलता, बल्कि वसूलों की चमक से चलता है, और ये जो इनके पास है नहीं। देखिए, महागठबंधन एक भूल, राहुल गांधी नहीं कबूल। देखिए, बिहार चुनाव में अभी सिर्फ 14 दिन बचे हैं, सिर्फ 14 दिन। 14 दिन बाद अब बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी बिहार चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक चुके हैं। आरजेडी तेजस्वी यादव, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 महीनों में 2 बार बिहार जा चुके हैं। परसों से बिहार में मोदी की रैलियां शुरू होने वाली हैं। तेजस्वी यादव भी लगातार जनता के बीच है। लेकिन बिहार चुनाव में जिसकी कमी सबसे ज्यादा महसूस हो रही है, या बीजेपी बता रही है, क्योंकि वो संभवतः बीजेपी कह रही है कि हम मिस कर रहे हैं, राहुल गांधी आएंगे तो हमारा फायदा होगा। वो कह रहे कांग्रेस के सुपरस्टार राहुल गांधी जी कहां हैं, जो बिहार चुनाव से करीब करीब गायब हैं। राहुल गांधी जो है बिहार में नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? राहुल गांधी ना बिहार आए, ना बिहार चुनाव को लेकर उनका कोई शेड्यूल अभी तक सामने आया। एक बार आए थे, हालांकि उसके बाद से वो गायब है। अभी तक किसी को यह मालूम है कि बिहार में राहुल गांधी की रैली कब होगी, किसी को पता नहीं है। कितनी होगी, तेजस्वी के साथ होगी, अकेले होगी। इसलिए बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, और इसी वजह से गठबंधन बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक खंड खंड हो रहा है। बिहार में भी फ्रेंडली फाइट होगी अब राहुल तेजस्वी के बीच, आरजेडी कांग्रेस। उधर महाराष्ट्र में भी गठबंधन टूट गया है, वो उसकी भी बात करेंगे। वो अपनी मर्जी से चुनाव में नजर आते हैं और अपनी मर्जी से गायब हो जाते हैं, ये बीजेपी कह रही है। दूसरी ओर सुनिए, पीएम मोदी का बिहार में चुनाव प्रचार का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सुन लीजिए साहब, कर दिया गया है। पीएम मोदी की अब तक 10 से 12 रैलियां शेड्यूल्ड हैं, जिसकी शुरुआत एक दिन बाद यानी कि 24 अक्टूबर से समस्तीपुर और बेगूसराय से होगी। राहुल गांधी के चुनाव प्रचार के लिए बिहार वो कब पहुंचेंगे, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी पार्टी की तरफ से अब तक साझा नहीं की गई है। राहुल के बिहार चुनाव से लगभग गायब होने को लेकर, वैसे वो विदेश चले गए थे, अब वो लौट आए हैं, इसको लेकर इसलिए भी सवाल है क्योंकि अभी तक महागठबंधन मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं तय कर पाई है। सीएम कौन होगा? राहुल को तेजस्वी से प्रॉब्लम है, तेजस्वी को राहुल से, हमें नहीं पता। लेकिन कांग्रेस आरजेडी में कई जगह गृह युद्ध की स्थिति है। इसलिए जब राहुल को बिहार में चुनावी रणनीति और प्रचार पर ध्यान देना चाहिए था, तो बिहार में पॉलिटिकल फोकस से आउट वो हैं और बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में भी सक्रिय नहीं है। सवाल है कि क्या राहुल गांधी के इसी रवैये की वजह से बिहार के बाद अब महाराष्ट्र में भी महागठबंधन टुकड़े टुकड़े हो रहा है? सुनिए, बिहार में कांग्रेस आरजेडी की अंदरूनी लड़ाई का नतीजा आप जानते हैं ना। फ्रेंडली फाइट हो रही है, अब तो गठबंधन में मोदी से लड़ने वाले अब आपस में लड़ेंगे। अभी तक राहुल तेजस्वी की कोई संयुक्त रैली नहीं हुई है। महागठबंधन के चेहरे पर झगड़ा जारी है। 243 सीटों वाले बिहार में महागठबंधन ने 255 उम्मीदवार उतार दिए। सीटों के बंटवारे को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी खुद को गठबंधन से मुक्त कर लिया है। महाराष्ट्र में अब सुनिए, महाराष्ट्र में क्या हो गया है। उद्धव गुट कांग्रेस से नाराज, यहां तेजस्वी वाला चल रहा है, वहां फाइट। यहां उद्धव गुट कांग्रेस से नाराज है क्योंकि कांग्रेस ने निकाय चुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया, वहां भी गठबंधन खत्म। सुनिए, राज ठाकरे तो छोड़िए, उद्धव जी के साथ भी हम नहीं लड़ेंगे। ये हमने, मैं जब अध्यक्ष था, मैंने डंके की चोट पे मैंने हमेशा ये कहा था। और अभी भी हमारी जो ये जो कमेटी की मीटिंग हुई, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की, उसमें सारे लोगों ने, जंगल में सियार वगैरह हो तो झुंड में आते होंगे, शेर तो हमेशा अकेले आता है। और शेर जब दहाड़ता है तो छोटे मोटे जो शेर के कंपटीटर हैं वो भाग जाते हैं। तो हमें कोई नैतिकता का पाठ न पढ़ाए। हम मित्र हैं तो मित्र हैं, और अगर हम दुश्मन हैं तो फिर हम जानी दुश्मन हैं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की जरूरत है। वो कोई भी निर्णय हमारे पार्टी के प्रभारी और अध्यक्ष लेंगे। मेरी क्लैरिटी साफ है कि हर परिस्थिति में हमें राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की जरूरत है। इस प्रदेश का की जनता, चाहे अत्यंत पिछड़ी जाति हो, चाहे दलित हो, चाहे ऊंची जाति के लोग हों, तो राहुल गांधी जी के संघर्षों में अपने विश्वास को रखते हैं। अगर कोई अति अहंकार में ये सोचे कि हम अकेला ही काफी हैं, तो फिर गठबंधन का औचित्य क्या है? साथ मिलकर लड़ने की बातें थी और हम लोगों ने झारखंड में लड़ा, हम लोगों ने दिखला दिया
कि गठबंधन में क्या ताकत होती है। साहब आप समझिए, बिहार चुनाव में महागठबंधन लगभग टूट चुका है, फ्रेंडली फाइट हो रही है, सीटों पर सहमति नहीं बन रही है। कांग्रेस और आरजेडी समेत गठबंधन के कई दलों के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। मोदी से लड़ने वाले आपस में लड़ रहे हैं। महागठबंधन की कल एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें महागठबंधन में शामिल नेता दलों के नेता शामिल होंगे। इस बीच खबर सुनिए, अशोक गहलोत और बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लुवुरु ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की, कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की बात दोहरा दी है। बीजेपी ने क्या कहा, सुधांशु त्रिवेदी ने, सुनिए। उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। ये कोई मामूली घोषणा नहीं है, ये कई वर्षों से हमारी जीविका दीदियों की मांग रही है कि जीविका दीदियों को स्थायी किया जाए। आने वाले समय में कांग्रेस की कारगुजारियां क्या हो सकती है, और मुझे लगता है इस समस्याओं से विचलित होकर, विभ्रमित होकर। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में फिर बढ़ा हिंदी मराठी विवाद। एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल मुंबई में से सटे वसई किले में सिक्योरिटी गार्ड से झड़प, शिवाजी की वेशभूषा में शख्स ने फटकार को एक गार्ड को फटकार लगाई। गार्ड के मराठी जो है वो मराठी नहीं बोलने पर उसके साथ क्या कुछ का वीडियो वायरल है। वो शिवाजी की वेशभूषा में वहां पर आया, सिक्योरिटी गार्ड से पूछा मराठी नहीं बोल सकते हैं आप, और ये वीडियो दिखाइए, एक बार वीडियो देखिए आप। गार्ड हा आपल्यासारख्या मराठ्यांना फोटो काढताना थांबवतोय, याचं काय केलं पाहिजे, आणि बोलतो हक्कानी मला मराठी येत नाही। ओके, काय काय बोलला, कोण बोलला, आता हे लोक काय बोलले ते ऐकत नाही। दादागिरी दाखवत आम्ही, दादागिरी नाही दाखवलेली आहे। तुला फेमस व्हायचंच आहे म्हणजे ना, पहिली गोष्ट तुला मराठी बोलता येत नाही, बरोबर, चल नाही येत नाही येत, पण तू आता भाईगिरी करून ह्याला घेऊन आलास, तुला किती असेल 3 मन, आता लक्षात ठेव, तुला फेमस तर करणार आणि तुला या जॉब असणं तर जावं तर लागणार। आणि